सुबह 10 बजे से लेकर 11 बजे के बीच में उपस्थित हूँ आप सबके सामने। आज जिनकी कुंडली लेकर के आया हूँ, ये कुंडली आई है कोलकाता वेस्ट बंगाल से। इनके जीवन के तमाम प्रश्न, प्रेम विवाह किया, टूट गया या टूटने की स्थिति में रहा, परेशानी रही, संतति हुई पर उसमें भी दिक्कत रही, क्या क्या एक व्यक्ति के जीवन में प्रश्न हो सकते हैं, आध्यात्मिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, पारिवारिक, विभिन्न प्रकार की समस्याओं का निवारण क्या है, जीवन के जन्म लेने का उद्देश्य क्या है, आदि आदि प्रश्न हैं। इसके पहले कि आपको मैं इस कार्यक्रम का परिचय दूं, ये कार्यक्रम 2 हिस्सों में जाता है। ये इसका पहला हिस्सा है। शनिवार का जो कार्यक्रम मेरे नियमित दर्शक हैं वो जानते हैं कि ये कुंडली 2 हिस्सों में प्रसारित होती है। ये इसका पहला चैप्टर है। इसी कार्यक्रम का दूसरा हिस्सा शाम को आज ही के कार्यक्रम के 8 बजे मिल जाएगा, जिसमें नवांश, दशमांश और लग्न एक बार फिर से बनाया जाता है। आइए सबसे पहले आपका परिचय इनके पंचांग से करा देता हूं। अश्विन माह 2038 विक्रम संवत 1904 शक संवत दक्षिणायन में जन्मे होने से व्यक्ति के जीवन में उतार चढ़ाव होता है। यहां रोक करके आपको 2 टुक ज्योतिष के बारे में बता दूं। शास्त्र ऐसा जिसका न तो कोई आदि है न तो कोई अंत है। इसके 18 आचार्यों में प्रमुखतया 3 आचार्य वाराहमिहिर, जैमिनी और महर्षि पाराशर। महर्षि पाराशर के समकालीन हुए महर्षि जैमिनी। इन 3 आचार्यों के स्तंभ पे ही, इनके ही ग्रंथों पे, इनके ही सिद्धांतों पे रख करके हम किसी भी ज्योतिष के सिद्धांत का निष्कलन करते हैं या उसका फल कथन बताते हैं। जितने भी ज्योतिष के फल कथन बताए जाते हैं वो इन 3 आचार्यों के सिद्धांतों के आधार पे बताए जाते हैं। इसमें भी बड़ी अद्भुत बात है कि शास्त्र कहता है, या ये ज्योतिष शास्त्र की महत्ता ऐसी कि ऐसा दुनिया का कोई राजा नहीं हुआ, ऐसा दुनिया का कोई राजा नहीं हुआ जिसके राज दरबार में कोई ज्योतिषी न रहा हो, कोई मंत्री न रहा हो, कोई कवि न रहा हो और कोई सेनापति न रहा हो। राजा को एक छत्र चक्रवर्ती राजा बनने के लिए ज्योतिषी की आवश्यकता पड़ती ही है। ठीक उसी तरीके से एक व्यक्ति जो राजकुमार की भांति जीवन जीना चाहता है या राजा की तरह अपना जीवन बनाना चाहता है, निर्विवादी रहना चाहता है, अपनी प्रत्येक समस्या का हल ढूंढना चाहता है, तो उसको अपने जीवन में निश्चित रूप से एक ज्योतिषी की आवश्यकता होती है, जो उसका मार्गदर्शन करता रहे, जो उसको ये बताता रहे कि इस समय पे युद्ध करना है, इस समय पे नौकरी के लिए उद्यम करना है, इस समय पे आपको ये काम करना है, फला फला काम इस समय पे करना है। तो प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में निश्चित रूप से एक से अधिक नहीं, एक ज्योतिषी आवश्यक रूप से रखनी चाहिए। और जो सिर्फ ज्योतिषी ना हो, कहा मैं अपने हिसाब से लोगों से ये बात कहता हूं कि ज्योतिषी, माता पिता और गुरु आपका कभी अहित नहीं चाहते, कभी नहीं चाहते। हाँ, भगवान सही बोल रहा हूं। ज्योतिषी कभी आपका अहित नहीं चाहता, क्योंकि उसके हित चिंतन में ये बात हमेशा ही रहती है कि जो उसके पास कुंडली दिखाने आया है उसका मार्ग प्रदर्शित किया जाए, उसका मार्ग प्रशस्त किया जाए, उसको बताया जाए कि उसके जीवन में कौन सा उल्लेख काम करना है और कौन सा नहीं करना है, किस किताब का विमोचन कब करना है, किस ग्रंथ को कब शुरू करना है लिखने का। ये सब आवश्यक रूप से समझने वाली बात है। आइए मैं आपको विषय पे लेके आता हूँ। सबसे पहले बताऊंगा, इनका जन्म दक्षिणायन में हुआ, जिसके कारण व्यक्ति थोड़ा बहुत उधेड़ बुन में रहता है, कंफ्यूजन में रहता है। हेमंत ऋतु में जन्मे होने से शिथिल होता है, धीरे धीरे काम करता है और कई बार व्यक्ति थोड़ा प्रेमी किस्म का भी होता है, प्रेम को तवज्जो देने वाला भी होता है। शुक्ल पक्ष के अष्टमी तिथि के चंद्रमा शुभग्रह होते हैं। यहां से वो पापक होने तो नहीं, पर यहां से शुभग होने शुरू होते हैं। शुक्ल पक्ष में जो जातक जन्मा होता है वो शुक्ल की भांति सफेद होता है, सुंदर होता है, सर पे काफी बाल होते हैं और बहुत ही ज्यादा धर्मात्मा होता है, अच्छे विचारों वाला होता है, सबकी सेवा करने वाला, श्रेष्ठ मति का मतिमान होता है। बुद्धिमान होने के साथ साथ थोड़ा रोगी भी होता है। आगे मैं इनको बताऊं, शुक्ल पक्ष सोमवार को जन्मा है ये जातक। सोमवार मतलब इस कुंडली के लिए चंद्रदेव जो होंगे वो वार के अधिपति होंगे। तो चंद्रदेव इनकी कुंडली में चंद्रमा है, सप्तम के अधिपति, लग्न में बैठे हैं। वार के अधिपति चंद्रमा, लग्न के अधिपति शनि, राशि के अधिपति शनि। चंद्रमा जन्म कुंडली में शुभग्रह होकर के बैठे हैं, गुरु से केंद्र में है, शुक्र से केंद्र में है,
किसी भी पापग्रह का इनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं है, इस वजह से वार के अधिपति बलवान होंगे। लग्न से चंद्रमा केंद्र में बली होते हैं, गुरु से चंद्रमा केंद्र में बलवान हो जाते हैं। चंद्रमा अगर जन्म कुंडली में सम संख्या की राशि में बैठे हैं तो बलवान हो जाते हैं। चंद्रमा अगर उत्तरायण में होते हैं तो बलवान हो जाते हैं। चंद्रमा पक्ष बल से बलवान हो जाते हैं अगर पक्ष बल से युक्त होते हैं तो। और चंद्रमा अगर व्यक्ति की कुंडली में अमावस्या के करीब हो जाते हैं तो निश्चित रूप से जातक को परेशान करते हैं, आर्थिक, मानसिक और पारिवारिक रूप से। यहाँ पे चंद्रदेव अपने ही नक्षत्र में 10 डिग्री के अवस्थागत बहुत अच्छे, गुरु से केंद्र में होने के कारण गुरु अपने नक्षत्र में, चंद्रमा अपने नक्षत्र में। लग्न उत्तराषाढ़ा का, यह सूर्य का नक्षत्र है। लग्न जो बना है वो 1 डिग्री का बना है। ये उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के पहले मतलब दूसरे चरण में जन्म होगा। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के अधिपति सूर्य होते, बस ध्यान से समझते जाइए। नक्षत्र के अधिपति बने लग्न के उत्तराषाढ़ा के सूर्य। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के दूसरे चरण में इनका जन्म हुआ जिसके अधिपति शनि हैं, और इस कुंडली के लिए शनिदेव ही लग्नेश और राशिस होते हैं। जाकर के जन्म कुंडली में बैठे हैं दशम स्थान में उच्च के होकर के ये व्यक्ति को परिष्कृत, शुद्ध, कीर्तिमान और ख्याति अर्जित करने वाला बनाएंगे। लग्न के अधिपति इस कुंडली में शनि हैं, राशि के अधिपति जन्म कुंडली में शनि हैं, नक्षत्र के द्वितीय चरण के अधिपति शनि है। इसका अर्थ होगा कि इस कुंडली में शनि की साम्यता बढ़ रही है। उनका जो, जैसे अगर मान के चलिए कि एक व्यक्ति के पास जो, इनके पास जो धन की स्थिति है वो शनि केंद्रित करेंगे, व्यवहार की स्थिति जो है वो शनि केंद्रित करेंगे, आपके व्यवहार का निरूपण शनिदेव करेंगे, आपके आयु का निर्धारण शनिदेव करेंगे, आपके स्वभाव का निर्धारण शनिदेव करेंगे, आपके दुख, आपके सुख, आपके संसार में चलने की गति, आपके उठने बैठने सब का जो निर्धारण होगा वो इनकी कुंडली में शनिदेव के कारण होगा, क्योंकि वो बलवान हैं, बली हैं, दशम स्थान में दिग्बली हो जाते हैं और श्रेष्ठ भी होते हैं। इस कुंडली के लग्नेश हैं, लक्ष्मी संपन्न योग लगा करके बैठे हैं। लेकिन चूंकि दशम स्थान पे बहुत सारे ग्रह बैठे हैं, इस वजह से करियर में कंफ्यूजन भी होता है, भ्रम भी होता है। इन सभी ग्रहों का प्रभाव जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव पे है। इसके कारण घर कई बार आरंभ में तो बहुत अच्छा खुश देता है, खुशी देता है, बाद में चल करके वो तितर बितर या परेशान या भ्रम में होने के कारण, एक दूसरे पे विश्वास नहीं होने के कारण, एक दूसरे को अच्छे तरीके से सच्चाई के साथ नहीं समझ पाने के कारण घर में कलह का वातावरण भी मचता है। वार के अधिपति चंद्रमा ठीक है, अब लग्न के अधिपति शनि वो भी ठीक है, सूर्यदेव वो भी ठीक है, नीच भंग राजयोग बना रहे हैं, दशम स्थान में दिग्बली होते हैं, शुक्रदेव मालव्य योग बना रहे हैं, शनिदेव शश योग बना रहे हैं, गुरु चंद्र का गज केसरी योग बन रहा है। कितने सारे योग बन गए। और उसके बाद सूर्य दशम स्थान में दिग्बली, शनिदेव दशम स्थान में दिग्बली, शुक्र दशम स्थान में मालव्य योग और चंद्रदेव के गुरु जन्म कुंडली में तुला के, तो व्यक्ति के जीवन में कभी कभी इनकी गंभीरता पे कमजोरी भी देखने को मिल जाती है। वैसे इस कुंडली में दशम स्थान बलवान भी है और चतुर्थ स्थान को कंफ्यूज भी कर रहा है। यहां इतनी सारी चीजें बताने के बाद, जैसे सूर्य, चंद्र, गुरुदेव जो भी हैं ग्रह बहुत अच्छी स्थिति में हैं, श्रवण नक्षत्र में जन्मे हैं। श्रवण नक्षत्र में जन्मे लोग, अब इनके कुछ दोषों के बारे में बता देते हैं। श्रवण नक्षत्र के जो जन्मे जातक होते हैं उनको पेट का रोग परेशान करता है, पीलिया वगैरह होने का खतरा रहता है, और कई बार इनको पेट में पित्त और वात की समस्या रहती है, गैस्ट्रिक पेशेंट हो सकते हैं। इनको हमेशा ही, जो श्रवण नक्षत्र में जो लोग जन्मे होते हैं, इनको सदैव भगवान विष्णु की आराधना करनी चाहिए, ओम विष्णवे नमः। और अगर हो सके तो आपा मार्ग जिसको बोलते हैं, आपा मार्ग का पुष्प होता है, चिरचीटा जिसको बोलते हैं, उसको रविवार के दिन उखाड़ करके अपने भुजदंड में बांधना चाहिए, दाहिनी भुजा में बांध करके उनको भगवान ठाकुर जी की पूजा करिए, विष्णु भगवान की धूप गुग्गुल से आरती करिए, हवन वगैरह कर देना चाहिए, आहुतियां देनी चाहिए, कपूर की आरती कर देनी चाहिए, ब्राह्मणों की सेवा करनी चाहिए, ब्राह्मणों की आराधना, पूजा, दान वगैरह करना चाहिए। ये बात बहुत आवश्यक होगा। तो मतलब कहने का है यहाँ पे कि इनकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति को मनाना चाहिए। इस कुंडली के लिए देवगुरु बृहस्पति वस्तुतः पराक्रमेश और 12वें भाव के अधिपति हैं, लेकिन वो दशम भाव का परिणाम कर रहे हैं। इस भाव से स्वतंत्र होकर के वो कई बार व्यक्ति को व्यापार और प्राइवेट नौकरी की तरफ लेके जाते हैं, या अपना काम भी व्यक्ति कर सकता है। शूल योग में इनका जन्म हुआ है। शूल योग मतलब शूल, कष्ट, कांटा, त्रिशूल। योगों का जो परिणाम होता है, जैसा वो नाम उनका है ना, वैसे ही उनके परिणाम भी होते हैं। शूल का मतलब फांस लग जाना। तो जीवन में कोई ना कोई एक ऐसी समस्या रहेगी जहां जाकर के व्यक्ति अपने आप को क्षुब्ध महसूस करता है,
कष्ट में रहता है, या कई बार एक ऐसी समस्या होगी जिसकी क्षतिपूर्ति व्यक्ति जीवन भर नहीं कर सकता चाह करके भी। वैश्य वर्ण और देवगण में, इनका पंचांग ही मैं अभी पढ़ रहा हूं, वैश्य वर्ण और देवगण में होने के कारण व्यक्ति में वैश्य की प्रवृत्ति है, खाओ पियो मस्त रहो, इसके साथ जियो और जीने दो। और देवगण के उपस्थिति के कारण व्यक्ति में दैवत्व का गुण है, उसके अंदर छल कपट नहीं है, ईर्ष्या नहीं है, द्वेष नहीं है। हाँ, वो थोड़ा मंद बुद्धि का हो जाता है कई बार, जैसे बार बार चीजों को पूछना, बार बार चीजों को एनालाइज करना, शकी संकालू प्रवृत्ति, और कई बार बहुत जल्दी किसी पे विश्वास कर लेना, धन खर्च करने से पहले थोड़ा भी नहीं सोचना, और जल्दी ही किसी के गिरफ्त में आ जाना, तुरंत ही किसी पे विश्वास करके अपने धन का नाश कर देना, जल्दी ही किसी के प्रेम में आ जाना और फिर उसका नुकसान जीवन भर उठाते रहना। यह आपका पंचांग है। अब इनकी कुंडली में नवमांश कुंडली का परिचय कर दूं तो लग्न भी 10 नंबर का बना है और नवांश कुंडली भी इनकी कुंडली में 10 नंबर का ही बना है। अब नवांश और लग्न जब सेम हो जाए, मतलब वर्गोत्तम लग्न की कुंडलियां जब बन जाती हैं, जैसे लग्न कुंडली भी 10 नंबर से शुरू हो, नवांश भी 10 नंबर से शुरू हो, तो ये बात अब समझ में आ जाती है कि व्यक्ति निश्चित रूप से बहुत उच्चतम स्तर पे जाने वाला है, पदासीन होने वाला है, धनवान होने वाला है। धन के अधिपति, लग्न के अधिपति इस कुंडली के लिए शनिदेव होते हैं, द्वितीय भाव के अधिपति हैं, मारक नहीं होंगे। मकर लग्न की कुंडली के लिए मारकेश होते हैं चंद्रमा, लेकिन चंद्र और सूर्य मारक नहीं होते, तो वो तब तक मारक नहीं हो सकते जब तक उनका संबंध राहु और केतु या शनि या मंगल से नहीं हो जाए। तो चंद्रमा के ऊपर न तो राहु की दृष्टि है, न तो शनि की दृष्टि है, न तो मंगल केतु का। इसका अर्थ होगा कि इस कुंडली के लिए सूर्य और चंद्रदेव मारक नहीं होंगे। तो मारक कौन बनेगा? तो इस कुंडली के लिए प्रधानतया जो कमजोर ग्रह के रूप में, या मारक या कमजोर, सामान्यतया जो असामान्य ग्रह के रूप में बनेंगे, वो बनेंगे इस कुंडली के लिए मंगल देव, क्योंकि ये लग्नेश के मित्र नहीं होते, चतुर्थ के साथ ये लाभ के अधिपति होते हैं। ये पहले कमजोर ग्रह या फिर इस कुंडली के लिए बहुत अच्छे ग्रह के रूप में, अच्छे भाव के अधिपति नहीं होने के कारण मंगल देव इस कुंडली के लिए अच्छे नहीं होते। दूसरे नंबर पे देव गुरु बृहस्पति होते हैं, जो तीसरे और 12वें के अधिपति होते हैं, और इनकी युति इस कुंडली में देव गुरु बृहस्पति की युति अगर मंगल से हो जाए, या सूर्य से हो जाए, या बुध से हो जाए, या किसी भी ग्रह के साथ हो रही है, तो थोड़ी सी बाधाओं को देने वाली होती है। इसी गुरु की दृष्टि जन्म कुंडली में चतुर्थ भाव पे पड़ रही है, इसी वजह से कई बार कारोबार में और व्यक्ति के करियर में और व्यक्ति के घर परिवार के सुख में कई बार उसमें परेशानी देखने को मिलती है। वही पैतृक संपत्ति में विवाद, कई बार कुटुंबजनों से मतभेद, विवाह को टूटने का कारण, घर में अशांति, मन का विकल होना, और कई बार दुश्मनी, या कई बार आपके व्यवहार को लोग संदेह की दृष्टि से देखते हैं, या कई बार आपकी गंभीरता उतनी ज्यादा गंभीरता से नहीं ली जाती है, या कई बार आपके पास का रखा हुआ ज्ञान आपके आत्मविश्वास की वृद्धि नहीं कर पाता है। ज्ञान तो है, पर उसके जानने के बाद भी, उसके ग्रंथ और सारभूत तत्वकोश को समझने के बाद भी व्यक्ति वो छवि समाज में प्रस्तुत नहीं कर पाता है जिसकी उसको आवश्यकता होती है। इस कुंडली के लिए सूर्य और चंद्रमा दोनों ही सामान्य ग्रह के रूप में उपस्थित हो जाते हैं। मकर लग्न की कुंडली के लिए सप्तम भाव मारकेश होता है, चंद्रमा जन्म कुंडली में मारकेश नहीं होंगे। इस कुंडली के लिए विशेषतया, क्योंकि जो ग्रह स्थिति बैठी है, अगर यही मकर लग्न की कोई दूसरी कुंडली होती और उस पर चंद्रमा के साथ मंगल बैठ जाते, शनि बैठ जाते, राहु बैठ जाते, केतु बैठ जाते, तब वो चंद्रदेव भी अपनी दशा काल में कष्ट देने वाले हो जाते, या व्यक्ति को मृत्यु तुल्य कष्ट देने वाले होते। लेकिन अकेले नहीं, जब कभी वो अंतर प्रत्यंतर में ऐसे ग्रहों के साथ प्रत्यंतर में आते तब। लेकिन यहां पे मारक ग्रह के रूप में देव गुरु बृहस्पति काम करेंगे, और दूसरे नंबर पे इस कुंडली के लिए कमजोर ग्रह के रूप में उपस्थित होंगे मंगल देव, यानी कि देव गुरु बृहस्पति और मंगल देव इस कुंडली के लिए कमजोर, परेशान करने वाले और व्यक्ति के जीवन में परेशानी लाने वाले ग्रह के रूप में बनेंगे। यानी कि इन ग्रहों की दशाओं में हमें अतिरिक्त सावधानी भी बरतनी होगी। इसके अतिरिक्त शनिदेव इस कुंडली के लिए बहुत सारे ग्रहों के, मतलब बहुत भावों के अधिपति, लग्नेश राशि के अधिपति, लग्न के अधिपति, धन के अधिपति, उसके बाद नक्षत्र के चरण के अधिपति होने के कारण इस कुंडली में शनिदेव आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, पारिवारिक और व्यक्ति के अंदर की गंभीरता को बढ़ाने वाले और श्रेष्ठ लोगों से मैत्री करने वाला भी बना देंगे। लेकिन इस कुंडली में 12वें भाव पे मंगल और केतु बैठे हैं, जिसके कारण जहां से बिस्तर का सुख देखा जाता है, तकिया का सुख देखा जाता है, चिंतन किया जाता है, मोक्ष की गति देखी जाती है, उस भाव पे मंगल और केतु की दृष्टि पड़ने के कारण, और इस भाव के अधिपति का शत्रु के साथ, शत्रु के घर में बैठने के कारण, हालांकि वो सामान्य होगा, बहुत ज्यादा बुरा नहीं होगा, कई बार पत्नी के साथ मतभेद और बिस्तर के सुख में व्यक्ति को परेशानी में देखा जाता है।
ये सारी बातें मैंने यहां तक बताई। लग्न के अधिपति और राशि के अधिपति जब जन्म कुंडली में एक ही ग्रह हो जाए और अगर वार के अधिपति सूर्य, चंद्र और लग्नेश और राशिस अगर मजबूत हैं कुंडली में, तो व्यक्ति आर्थिक रूप से क्या कहें, सामाजिक रूप से क्या कहें, मानसिक रूप से क्या कहें, और किसी भी तरीके से कुंडली फिर कमजोर नहीं होती, फिर वो बहुत मजबूत और बहुत श्रेष्ठ कुंडलियों में से एक हो जाती है। ऐसी अवस्था में व्यक्ति मन से, धन से और तन से सदैव एक जैसा मजबूत रहने वाला होता है। इतना ही नहीं, अगर जन्म कुंडली में बात करें राहु की, तो वो राहु मिथुन राशि में बैठे हैं जिसका अधिपति जन्म कुंडली में बुध स्वग्रही, बुध भाद्र योग, शुक्र मालव्य योग, शनि शश योग, गज केसरी योग अलग से, राशि और लग्न के अधिपति एक, इस वजह से कुंडली संपूर्णतया बहुत ही मार्केबल बन रही है। इसके अतिरिक्त इस कुंडली में 12वां भाव परेशान पीड़ित है, जिसके कारण व्यक्ति गलत मैत्री में जाएगा, गलत लोगों के संपर्क में जाता है और कई बार बिस्तर के सुख से वंचित रहता है, ऋण लेने देने पे फंस जाता है, पैसा अटक जाता है, पैसा किसी को भी दे दे तो उसका पैसा निकलता नहीं है। इसके अतिरिक्त व्यक्ति जब दो लोगों के बीच में एजेंट बनने का काम करता है, ब्रोकर बनने का काम करता है, दलाली जिसको बोलते हैं, तो व्यक्ति को नुकसान होता है। व्यक्ति अपने काम से काम रखे। ये मकर लग्न की कुंडली आसानी से किसी भी बात को मानती नहीं है। मकर लग्न के लोगों में एक बड़ी नखरे वाली बात होती है, ये आसानी से किसी भी बात को मानते नहीं हैं, जिरह करते हैं, जिद्दी होते हैं। लेकिन इनमें सबसे अच्छी बात यह होती है कि ये किसी को भी गलत और गंदी सलाह नहीं देते हैं, अपने माप में मस्त रहते हैं, अपने काम से काम रखते हैं। तो ऐसे ही प्रवृत्ति के साथ व्यक्ति को आगे बढ़ना होगा। लग्न में और गुरु का प्रभाव, चंद्र का प्रभाव, बुध का प्रभाव बहुत अच्छा है। लाभ के अधिपति का 12वें जाना और 12वें भाव पे राहु, मंगल, शनि का प्रभाव है। इस वजह से कई बार कोर्ट केस कचहरी का मामला भी व्यक्ति के जीवन को परेशान कर सकता है। इसे यहां पे 4 ग्रहों का प्रभाव है। इसका एक निगेटिव प्रभाव बता दूं, जब जन्म कुंडली के एक ही घर में बहुत सारे ग्रह बैठ जाते हैं तो उसमें व्यक्ति के जीवन में ऐसी घटनाएं, जैसे मैंने कल जो कार्यक्रम बनाया था कि केंद्र में ही शनि, मंगल, राहु, केतु जब बैठ जाते हैं तो व्यक्ति के जीवन को बहुत ही अनियंत्रित करते हैं, फ्लक्चुएशन में लेके जाते हैं। फिर उस व्यक्ति को बहुत ही ज्यादा गंभीरता से अपना प्रत्येक पक्ष रखना पड़ता है। वो कार्यक्रम आप लोगों ने पसंद भी किया था और उसे बहुत अच्छा भी कहा था और आप लोगों को वो कार्यक्रम बिल्कुल ओरिजिनल लगा था। कोई लाग लपेट में आज तक कभी किसी कार्यक्रम में मैंने नहीं किया है। हाँ, थंबनेल में करता हूं। थंबनेल में मुझे इस वजह से अरबपति, करोड़पति और पता नहीं क्या क्या लिखना पड़ता है, क्योंकि मैं उस थंबनेल के माध्यम से आप लोगों को आकृष्ट करना चाहता हूं, अपने कार्यक्रम तक पहुंचाना चाहता हूं, है ना। और फिर उसमें से जो आपको प्राप्त होता है वो तो आपको प्राप्त हो ही जाता है। तो कहने का अर्थ है कि ऐसी अवस्था में मैं जो बता रहा था बात, कि जन्म कुंडली के किसी एक भाव में जब बहुत सारे ग्रह बैठ जाते हैं तो वो व्यक्ति अपने जीवन में विषम परिस्थितियों के कारण कई बार जीवन से निराशा में चला जाता है, या कई बार वो अपने इष्ट मित्रों को, सगे संबंधियों को, अपने जीवन की परिस्थितियों में, जीवन में जो घटने वाली घटनाक्रम की स्थिति है उससे परेशान होकर के कई बार सरेंडर बोल जाता है। मृत्यु को प्राप्त नहीं करता, आत्महत्या नहीं करता, लेकिन वो कई बार त्यागने की स्थिति में आ जाता है। इसे ही कई बार शास्त्रों में प्रव्रज्या योग भी कहा गया है। मेरे गुरुदेव ब्रह्मचारी हैं और आजीवन उन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन किया है। कहने का अर्थ है कि उनके लग्न कुंडली में ही 3 से 4 ग्रह बैठे थे। मैंने उनकी कुंडली में अभी 2-3 दिन पहले भी मैंने अपने गुरुदेव की कुंडली का जिक्र किया था। उनके लग्न में ही बहुत सारे ग्रह बैठे थे, सारे, और लग्न को पापकर्त्री लगा था, दूसरी तरफ शनि, तीसरी तरफ मंगल, ऐसे ग्रह स्थिति बनी थी। तो ये बात होती है। तो यहां पे भी दशम स्थान में बहुत सारे ग्रह बैठे हैं, जिसके कारण व्यक्ति का घर बर्बाद होता है, घर नष्ट होता है, दाम्पत्य टूटने का खतरा बढ़ा रहता है। कई बार कारोबार को लेकर के व्यक्ति के जीवन में अनियंत्रण सा बना रहता है। ऐसी अवस्था में हमें प्रत्येक अवस्था में अपने आप को सचेत करना चाहिए और किसी अच्छे ज्योतिषी की सलाह में रहना चाहिए, ताकि कौन सा काम करना है, कौन सा कार्य नहीं करना है। विवाह टूटने के, घर फूटने के योग बन जाते हैं, जिसके कारण व्यक्ति कई बार आर्द्र हो जाता है। क्लियर है। राशिफल वाले कार्यक्रम में मैंने माघ मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि के बारे में चर्चा की है। आप लोग अगर वो कार्यक्रम नहीं देखे हैं तो जाकर के बिल्कुल देख लीजिएगा। राशिफल विथ नकुल पाराशर के नाम से वो चैनल बना हुआ है। आइए आगे की बात लेके आता हूं। नक्षत्रों में अगर बात करूं तो यहां पे गुरु 23 डिग्री के हैं, विशाखा नक्षत्र के, अपने नक्षत्र में बैठा ग्रह बलवान होता है। अब मैं एक बात जो मैंने कल के कार्यक्रम में शाम में कही थी
कि कोई भी ग्रह नीच का भी है तो उसके पास किन किन स्थितियों में बल होता है। अगर आपने वो कार्यक्रम नहीं देखा है तो जाकर के देखिएगा, जिसमें अगर कोई ग्रह नीच का है, जैसे सूर्य नीच के हैं लेकिन केंद्र में है, अगर कोई ग्रह केंद्र में नीच का है तो भी खराब नहीं होगा, अगर कोई ग्रह त्रिकोण में नीच का है तो भी बुरा नहीं होगा, और अगर कोई भी ग्रह उस भाव के अधिपति के संग बैठा है, अपने परम मित्र के संग बैठा है, तो भी वो ग्रह बलवान होता है, तो भी वो ग्रह नीच के परिस्थिति से बाहर निकल करके बहुत ही श्रेष्ठ गति को प्राप्त करवाता है और जातक को अपने जीवन में धन, प्रतिष्ठा, कुल, मान, गौरव, गोत्र आदि का ध्यान रखने वाला। इतना ही नहीं, इनकी कुंडली में गुरु और सूर्य दोनों एक साथ बैठे तो व्यक्ति चरित्रवान और श्रेष्ठ लोगों की संपर्क में रहने वाला, धर्माचरण करने वाला, धर्म के बल पे दान करने वाला, धर्म के बल पे यश का कीर्ति मान अर्जित करने वाला होता है और सदैव ही अपने धन की सही दिशा को नियंत्रित करने वाला होता है। उसका धन पे संपूर्ण पकड़ होता है, धन को गलत जगह पे खर्च नहीं करता। उसकी वाणी कई बार या उससे होने वाले कृत्य कई बार ऐसे कमजोर हो जाते हैं जिसके कारण वो बाद में पश्चाताप की अग्नि में जलता है। यहाँ मकर लग्न के होने के कारण व्यक्ति अपनी बात आसानी से मानता नहीं है, गलत मतलब जिद पे अड़ जाता है, लेकिन हाँ निश्चित रूप से वो बुद्धिमान होता है और सहर्ष स्वीकार करने वाला होता है। जब उसको ये बात पता चल जाती है कि हाँ मेरी गलती है तो क्षमा मांगने में भी देर नहीं करता है। गुरु ठीक है, सूर्य 7 डिग्री के बैठे हैं, नीच के हैं, जिनका नीच भंग बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है, लेकिन सूर्य 7 डिग्री के और शुक्र 5 डिग्री के। ऐसी अवस्था में शुक्रदेव अस्त हो जाएंगे, जिसके कारण इस कुंडली का कारक ग्रह अस्त हो जाने के कारण दो परेशानी देगा, दाम्पत्य में, कई बार संतान में, और कई बार व्यक्ति के यश, कीर्ति, मान, सम्मान में, और कई बार व्यक्ति के दाम्पत्य के सुख को वंचित करता है, परेशान करता है। पत्नी कष्ट देने वाली हो जाती है, पत्नी प्रेम देने वाली नहीं होती, और कई बार व्यक्ति के करियर में कंफ्यूजन सा बना रहता है। शुक्रदेव के बाद शुक्रदेव अस्त हैं, इसके साथ साथ आपकी कुंडली में शनि भी 2 डिग्री के हैं तो वो भी अस्त होंगे। इस अवस्था में लग्नेश और कुंडली के कारक ग्रह अस्त हैं, तो अब ये कुंडली कार्मिक कुंडली हो जाएगी, क्योंकि जन्म कुंडली का कारक ग्रह और जन्म कुंडली का जो बढ़िया ग्रह है, जो शुक्र और शनि है, लग्नेश है, वो दोनों ही अस्त हो रहे हैं। हालांकि फिर भी शनिदेव अस्त होने के बाद भी अपना परिणाम यथोचित यथासंभव देते रहेंगे और व्यक्ति को जीवन में धन, धान्य, दाम्पत्य आदि आदि का सुख मिलता ही रहता है। अब यहां से आगे बढ़ते हैं। यहां जन्म कुंडली में 12वें भाव में केतु हैं, राहु 6वें भाव में हैं। राहु की दृष्टि शनि पे, शुक्र पे, सूर्य पे और गुरु पे है, और यहां पे राहु जन्म कुंडली में विषम संख्या की राशि में बैठे हैं। मैंने एक सिद्धांत बताया था जिसमें यह बात कही थी कि पुरुष की कुंडली में 6वें भाव में विषम संख्या की राशि में अगर राहु बैठे हों तो ये व्यक्ति को साहसी और कई बार वो किसी न किसी दांव पेच में पड़ा रहने वाला जरूर होगा, लेकिन किसी भी विषम परिस्थिति से अपने आप को निकाल लेता है। उसकी सूझबूझ बहुत अच्छी होती है, उसकी पहचान अच्छी होती है, लेकिन चूंकि इस राहु की दृष्टि गुरु, सूर्य, शुक्र और शनि पे पड़ रही है, जिसके कारण ये सारे के सारे ग्रह कहीं ना कहीं राहु से प्रभावित हैं, क्योंकि 3 ग्रह तो राहु से पक्के तौर पे प्रभावित हो रहे हैं, सूर्य, शुक्र और शनि। राहु और शनि का प्रभाव जन्म कुंडली के 10वें स्थान पे है। इस वजह से गुरु यहां तुला के बैठे तो देर सवेर व्यक्ति अगर चाहे तो अपना कारोबार स्थापित कर सकता है। गुरु का प्रभाव राहु पे और राहु का प्रभाव गुरु पे है। इस वजह से भी कई बार व्यक्ति के अंदर की सकारात्मक प्रभावों में कमजोरी। हालांकि नौकरी का प्रभाव व्यक्ति के जीवन में बहुत अच्छा रहता है, नौकरी बहुत अच्छी रहती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मंगल अच्छे बैठे हैं 12वें भाव में, ठीक है, वो 1 डिग्री के हैं। शुक्रदेव चित्रा के हैं, इस वजह से व्यय बढ़ता है, पत्नी के कारण आर्थिक परेशानी होती है। शनिदेव चित्रा के बैठे हैं, इस वजह से व्यक्ति कई बार चाह करके भी अपनी परिस्थितियों के साथ न्याय नहीं कर पाता और चाह करके भी अपने घर में कई बार खुशी नहीं जुटा पाता है। खास करके ऐसा शनि, मंगल, राहु, केतु और गुरु की दशा के पहले राहु की दशा में भी ऐसा हो सकता है। इसके अतिरिक्त इस कुंडली में देखें तो बाकी के ग्रह में मंगल और केतु एक साथ बैठे हैं 12वें भाव में। मंगल यहाँ खराब नहीं है, बढ़िया बैठे हैं, षडबल में बलवान होंगे। चंद्रमा से 12वें मंगल बैठे हैं, व्यक्ति को छोटे भाई बहनों से पैसे कई बार मिलते हैं, लाभ भी मिलता है, लेकिन इनके भी धन के गति को सर्वोत्तम तरीके से अगर कोई दे सकता है तो इनका छोटा भाई दे सकता है। भाग्य का सुख बहुत बढ़िया है, पिता से प्रभाव में कमजोरी न हो इसका ध्यान रखना होगा। माता के स्वास्थ्य को कोई लंबी बीमारी न हो इसका ध्यान रखना होगा। माता को कोई ना कोई बीमारी रहती ही है, ऐसा भी होता है। बुध भाग्य भाव में व्यक्ति को भाग्यशाली, चिंतक, हित चिंतक, और इतना ही नहीं व्यक्ति के अंदर कवि के गुण रखते हैं, लेखक के गुण रखते हैं, पत्रकारिता के गुण रखते हैं, ग्रास्प कैपेसिटी अच्छी होती है और व्यक्ति भगवत भक्त भी होता है। ये इतनी सारी चीजें हैं। इस कुंडली के लिए शुभ अंक 8 रहेगा।
इस कुंडली के लिए शुभ राशि वृषभ और कन्या के साथ वृश्चिक बहुत अच्छी रहेगी। शत्रुता नहीं करनी चाहिए कभी भी मेष, सिंह और धनु वालों से। धन कमाने के लिए अगर आप चाहते हैं तो दक्षिण और पूरब की दिशा में आग्नेय कोण में जा सकते हैं। शुभ अंक मैंने बताया 8। शुभ रंग इस कुंडली में नीला और हरा बहुत अच्छा रहेगा। इस कुंडली के लिए ग्रह सारे अच्छे बैठे, कोई भी ग्रह कमजोर नहीं, पर राहु की दृष्टि सभी ग्रहों को परेशान कर रही है, लेकिन फिर भी व्यक्ति साहसी और जुझारू रहेगा। लग्न के अधिपति का दशम में उच्च का होना लक्ष्मी योग बनाएगा। धन के अधिपति का पंचम भाव में या अपने भाव से 9 घर आगे बैठना व्यक्ति को धनवान और पैतृक संपत्ति का सुख बनाएगा, सुख देने वाला। पराक्रम भाव के अधिपति का तीसरे में जाना और 12वें भाव के अधिपति का दशम में जाना या दशम भाव में जाना व्यक्ति के पिता के साथ मतभेद को रखने वाला बना देते हैं। और कई बार व्यक्ति के कारोबार में गुरु की दशा में भी थोड़ी बहुत अव्यवस्था रहती है। गीता जी के 5वें अध्याय का पाठ करना चाहिए और कम से कम प्रत्येक दिन रामचरितमानस के 1 पेज का पाठ आवश्यक रूप से करना चाहिए। रात्रि को सोते समय राम रक्षा या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अवश्य करना चाहिए या सुनना चाहिए। मंगल इस कुंडली के लिए 12वें बैठे हैं, चतुर्थ और एकादशवें के अधिपति होकर के विदेशों से, विदेशी कंपनी से जुड़ करके व्यक्ति काम अच्छा कर सकता है। पंचम भाव के अधिपति का योग कारक ग्रह के रूप में बनना पर अस्त के हैं, इस वजह से पत्नी से प्रेम कम मिलता है। कई बार रिकॉग्निशन भी व्यक्ति को मेहनत करके व्यय होता है, पत्नी के कारण व्यय होता है, पत्नी के आने के बाद व्यक्ति की परिस्थिति में गड़बड़ी होती है। और ये सारी ही स्थितियां जब कुंडली मिलाकर के नहीं करेंगे तो और बढ़ जाएगा। राहु 6वें भाव में और 6वें भाव के स्वामी जन्म कुंडली में अपने घर से 4 घर आगे भाग्यशाली, भाग्य का रत्न व्यक्ति, पूर्वजों का उपासक होता है, कुल देवता की उपासना करने वाला, दान करने वाला, मठ का अधिपति, चंचल मानसिकता का, हसोड़ प्रवृत्ति का और खुशनुमा माहौल में रहने वाला भी होता है। 12वें के केतु और 6वें के राहु व्यक्ति को भगवत भक्त बनाते हैं। 8वां भाव खाली है, 7वां भाव खाली है। इसका अर्थ है कि 2 केंद्र खाली और यहाँ के पंचम के साथ अष्टम भाव खाली है। अष्टम भाव खाली है तो ही ठीक है। 9वें भाव में स्वग्रही बुध बैठे हैं तो बढ़िया है। इसके साथ पंचम के साथ सप्तम, 6वां, 7वें भाव की चर्चा करी मैंने। सप्तम को देख रहे हैं गुरु से केंद्र में, बहुत बढ़िया है। अष्टम भाव के अधिपति का दशम में बैठना, नीच का होना, नीच भंग राजयोग बनेगा। इस वजह से व्यक्ति कारोबार को लेकर के थोड़ी चिंता, पिता के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी बहुत चिंताएं बनी रहती हैं और पिता के साथ मतभेद भी कई बार बना रहता है। घर में कलह का वातावरण बनता है। आरंभ में बाहर से देखने पे बहुत सारी चीजें अच्छी रहती हैं पर बाद में चल करके कष्ट होता है। 24वें, 32वें, 26वें, 28वें ये सब जो दशाएं होती हैं जीवन की बहुत ही निर्णायक और बहुत ही कष्ट देने वाली भी होती हैं। 32वें वर्ष के बाद व्यक्ति के जीवन में आय का नया स्रोत बनता है। और इतना ही नहीं, व्यक्ति प्रेमी किस्म का है, व्यापारिक किस्म का है, जल्दी ही कोई निर्णय लेने वाला है और किसी की गलती में या किसी की सही में अपना टांग नहीं अड़ाता है। 9वां भाव स्थित है, 10वां भाव कंफ्यूजन में भी है, इस वजह से भी कई करियर में थोड़ी बहुत कंफ्यूजन की स्थिति बन रही है। 11वें भाव की स्थिति जन्म कुंडली में 12वें में जा रहे हैं, इस वजह से विदेशों से, विदेशी कंपनी से जोड़ करके विदेशी इन्वेस्टमेंट आदि का योग बना रहता है। व्यक्ति कई बार कई जगह से धन कमाने की लालसा में रहता है और महत्वाकांक्षा भी बनी रहती है। नक्षत्रों के आधार पर श्रवण नक्षत्र, उसके साथ स्वाति, उसके साथ हस्त, इसके साथ मृगशिरा और उत्तराषाढ़ा किसी भी कार्य को करने के लिए बहुत उत्तम रहेंगे। दिन मैंने शुक्रवार और शनिवार का बताया है, दिशा मैंने दक्षिण और पूरब का बताया है। दशाओं के क्रम में बुध की दशा और दशाओं के क्रम में इस कुंडली के लिए बुध के साथ गुरु और चंद्रमा की दशा बहुत अच्छी जाएगी, अभी भी अच्छी जाएगी। आप इसको थोड़ा अगर अपने आप को नियमित कर लें, धर्म का पालन करें, एकादशी का व्रत करें, विष्णु सहस्त्रनाम, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें तो। लेकिन इस कुंडली में परेशान हो सकते हैं, कई बार मंगल की दशा कई बार परेशान करेगी, कई बार थोड़ी बहुत शुक्र और बुध की दशा भी थोड़ी बहुत चिंताएं देने वाली हो सकती हैं। वैसे इस कुंडली में भाग्य का सुख बहुत अच्छा है, दूसरे विवाह का योग भी बहुत बढ़िया है। दाम्पत्य में थोड़ी कमजोरी रहेगी, अगर टूटने से बचा सकते हैं तो बचा लीजिएगा। दिक्कत है इस कुंडली में विवाह को लेकर के। वाहन वगैरह का सुख भी बहुत अच्छा है। और मैं एक बात कह दूं तो वाहन पे व्यक्ति का खर्च होगा भी और वो बढ़िया है। माता पिता में से पिता के पास आयु अच्छी है, माता की आयु थोड़ी परेशानी सी दिख रही है। इतनी सारी चीजें मैंने बताई हैं। कुछ इसी तरीके से आज के इस कुंडली विश्लेषण के पहले हिस्से का समापन करते हैं। शाम का कार्यक्रम अवश्य देखिएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।